हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हमारा अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे या किनसे चालू खाता बनता है। यहाँ पर बात किसकी की गई है? भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। हमने 2013 के पेपर में 3 बार बीओपी को अच्छे से पढ़ा था, जिसमें देखा था कि बीओपी के कितने खाते होते हैं? 2 खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। चालू खाते के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वस्तुओं का आयात निर्यात और दूसरा होता है अदृश्य खाता। और अदृश्य खाते के 2 पार्ट होते हैं, सेवाओं का आयात निर्यात और चालू अंतरण। ये हमने देखा था। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? चालू खाता। चालू खाते के कौन से पार्ट है? जबकि 2013 के पेपर में पूंजी खाते के बारे में पूछा था। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के क्वेश्चन के लिए। 2013 के पेपर में हमने बीयूपी को अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि चालू खाते के पार्ट कौन से होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये है चालू खाता, ये पूंजी खाता। चालू खाते के भाग क्या है? एक तो ये वस्तुओं का आयात निर्यात और दूसरा है अदृश्य खाता। अदृश्य खाते में सेवाओं का आयात निर्यात, जिसमें है कारक सेवाएं और गैर कारक, जिसमें आईटी, बीपीओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म, शिक्षा। जबकि चालू अंतरण में है करेंसी ट्रांसफर, जैसे फॉरेन रेमिटेंस, गिफ्ट, ग्रांट्स हो गया। जबकि पूंजी खाते में होते हैं विदेशी निवेश, एफडीआई या पोर्टफोलियो, एनआरई जमा, बाह्य सहायता, संपत्ति का क्रय विक्रय और ईसीबी। ये होते हैं पूंजी खाते का भाग। तो यहाँ पर क्या है? व्यापार संतुलन चालू खाते का पार्ट है। अभी देखा था वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, तो वह व्यापार संतुलन हो गया। दूसरा विदेशी परिसंपत्तियां, अभी देखा था विदेशी परिसंपत्तियां किसका पार्ट है? पूंजी खाते का। अदृश्य का संतुलन, अभी देखा था किसका पार्ट था? अदृश्य खाता, वो था चालू खाते का भाग। और विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार क्या होता है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर को भी हमने अच्छे से 2013 के पेपर में डिस्कस किया था, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो एसडीआर किसका पार्ट होता है? एसडीआर होता है पूंजी खाते का भाग। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं या बैंक साथी, जिनको शॉर्ट फॉर्म बीसी बोलते हैं, की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि बैंक साथी होता कौन है। आपने गांव में देखा होगा, क्या होते हैं? ई मित्र होते हैं। ई मित्र वाले क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं जहां पर बैंक नहीं होता है। जिन गांव में बैंक नहीं होता है वहां पर ई मित्र पैसे जमा करता है, और ये ई मित्र वाला होता है, यह बैंक में जाके पैसे जमा करवाता है। तो जो ई मित्र है, यही क्या होता है? यही होता है बैंक साथी। हर ई मित्र वाला नहीं होता है, कोई कोई भी ई मित्र वाले होते हैं, गाँव में मैंने तो देखा है। तो उसे बोलते हैं बैंक साथी। तो उससे क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? यहाँ पर बोला है कि जो ई मित्र वाला है, जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर क्या दे रहा है? बैंकिंग सुविधाएं दे रहा है। तो जो बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी वो इसका फायदा हो जाएगा। यह लाभार्थियों को अपने गाँव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ कौन से? जैसे बुजुर्गों को पेंशन आ रही है, तो बुजुर्ग पेंशन किससे निकलवा सकते हैं? इस बैंक साथी के पास जाके अपनी पेंशन ले सकते हैं। उनको और भी कोई गवर्नमेंट से लाभ मिल रहे वो ले सकते हैं। तो यह जो बैंक साथी की योजना है, यह सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। बिल्कुल बनाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है सही। दूसरा पॉइंट है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने के योग्य बनाती है। जहां पर बैंक खाता नहीं है वहां पर इस बैंक साथी के माध्यम से पैसे निकलवा सकते हैं और पैसे जमा भी करवा सकते हैं। तो ये आंसर होता है सही। आंसर हो जाता है सी। जो ये व्यावसायिक संवाददाताओं वाली सेवा योजना थी, यह स्टार्ट की गई थी 2006 में, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, जहां पर बैंक अवेलेबल नहीं है दूरस्थ क्षेत्रों में। और जो ये बैंक साथी होता है, ये बैंक का एजेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न अभी थोड़ा छूट गया था, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया? सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? एकदम लप्पू प्रश्न। ऐसा प्रश्न गलत हो रहा है तो आप महापाप कर रहे हो, कुंभ में जाकर अभी से नहा लीजिए। इसका आंसर क्या है? ए, बैंक कार्य। आपने सुना होगा आरबीआई एमएसएफ रेट जारी करती है, या फिर निवल मांग और सावधि देयता कहाँ होती है? जो खाते होते हैं बैंक, वहां पर वर्ड आता है ये। अब इनको अच्छे से देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं निवल मांग और सावधि देयताएं क्या होती है। एनडीटीएल। हमने 2013 वाले पेपर में बैंक खातों के बारे में अच्छे से देखा था। तो कितने खाते देखे थे वहां पर? एक होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता, और एक होता है एफडी या आरडी खाता। इनमें फर्क क्या था?
बचत खाते के अंदर आप पैसे जमा कराते हैं, उन पैसों को, पूरे पैसों को हाथों हाथ नहीं निकाल सकते। चालू खाते में जितने पैसे आपने जमा कराए हाथों हाथ उतने पैसे निकाल सकते हैं, जबकि एफडी और आरडी में क्या है, जितने आपने जमा कराए एक तय समय अवधि से पहले आप निकाल नहीं सकते यहाँ पर। तो जो बचत खाते के अंदर एक भाग हो गया पैसे हम हाथों हाथ निकाल सकते हैं, दूसरा हो गया निकाल नहीं सकते हैं। तो जो पैसे निकाल सकते हैं उसे बोलते हैं मांग जमा, और जो नहीं निकाल सकते, एक समय के बाद निकाल पाएंगे, उसे बोलते हैं सावधि जमा। चालू खाते के अंदर पूरे पैसे निकलवा नहीं सकते हैं, तो इसमें होता है पूरे का पूरा पैसा मांग जमा होता है, कभी भी आप निकलवा सकते हो। एफडी और आरडी में इसके अंदर आप पैसे निकलवा नहीं सकते, तो इसमें जो पैसे होते हैं वो होते हैं सावधि जमा। तो बचत खाते के अंदर पूरे पैसे आप हाथों नहीं निकल पाते, तो इसमें थोड़ा ब्याज मिलता है आपको, बैंक आपको ब्याज देता है। चालू खाते में आपको ब्याज नहीं मिलता है, एफडी और आरडी में ब्याज है वो बचत खाते से भी ज़्यादा मिलता है। ये तो खातों की बात हो गई। तो अब जो ये जमाएं थी कौन सी, मांग जमा, सावधि जमा, यहाँ पर चालू खाते की मांग जमा और एफडी आरडी खाते की सावधि जमा, इन सभी जमाओं के योग को क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, यानी कि निवल, मांग और सावधि जमा, टोटल इनका ऐड हो गया तो उसे बोलते हैं एनडीटीएल। तो ये किससे संबंधित है, बैंक से संबंधित है। दूसरा वर्ड आया था यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है उसको हम समझते हैं। हमने पहले देखा था कि आरबीआई है वो क्या करती है, मौद्रिक नीति को संचालित करती है एमपीसी की सहायता से। तो इसमें आरबीआई के पास क्या होते हैं, कई साधन होते हैं, उनके माध्यम से मनी सप्लाई को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओएमओ, बैंक रेट, ये सब साधन है। वैसा ही एक साधन है एमएसएफ, और इस पर जो आरबीआई ब्याज चार्ज करता है, जो पैसे देता है बैंकों को, उसे बोलते हैं एमएसएफ रेट। तो एमएसएफ है क्या उसको हम थोड़ा देखते हैं। एमएसएफ से तात्पर्य है कि कभी कभी बैंकों के पास क्या है, बहुत ज़्यादा तरलता कम हो जाती है, तरलता बहुत कम हो गई, पैसे कम है, तो उनको ओवरनाइट यानी एक दिन के लिए पैसे चाहिए, तो वो किसके पास जाते हैं, बैंक जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलता है प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कल के कल आपको वापस कर दूंगा। तो आरबीआई बोलता है ठीक है आ जाइए, ले जाइए पैसे आप। तो ये पैसे लेने कौन आता है, बैंक आता है आरबीआई के पास। अब आप कह रहे हैं इसमें फ़र्क क्या हुआ, जब हमने रेपो रेट पढ़ा था उसमें भी तो यही था, उसमें क्या था, बैंक जा रहा था किसके पास, आरबीआई के पास, और क्या ले रहा था, पैसे ले रहा था, पैसे आरबीआई से ले रहा था। इसमें क्या था, बैंक सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखता था, किसके पास, आरबीआई के पास। इन सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखने के बाद आरबीआई पैसे देता किसको, बैंक को। जबकि एमएसएफ रेट में क्या होता है, एमएसएफ के दौरान क्या होता है, बैंक के पास प्रतिभूति भी नहीं होती है, बैंक बोलता है मेरे पास प्रतिभूति नहीं है, मैं क्या गिरवी रखूं, अब मैं पैसे कैसे लूं। तब आरबीआई ये योजना लेके आई थी एमएसएफ वाली। अब इसमें क्या होता है, बैंक जाता है आरबीआई के पास पैसे लेना, अब ये बोलता है मेरे पास प्रतिभूति नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं प्रतिभूति, आप मुझे पैसे दो फिर भी। तो आरबीआई बोलता है चलो ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन प्रतिभूति देनी पड़ेगी। तो ये बोलता है प्रतिभूति है कहाँ पर, तो आरबीआई बैंक को याद दिलाता है, जैसे हनुमान जी को जामवत जी ने याद दिलाई थी, वैसे आरबीआई याद दिलाता है कि आपके पास एक चीज़ है, क्या है, एसएलआर। एसएलआर के तहत आपने जो 18% का आपका कोटा है उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ प्रतिभूतियाँ रखी है। तो बैंक बोलता है हाँ बिल्कुल रखी है। तो बैंक बोलता है बिल्कुल रखी है, लेकिन बैंक वापस कहता है यह प्रतिभूति आप लेते कहाँ हो, एसएलआर वाली, रेपो रेट के दौरान जब मैं आपसे पैसे लेने आया था, बैंक बोलता है आरबीआई से, तब तो आपने मेरे को भगा दिया था कि आप फ्रेश प्रतिभूति लाइए, एसएलआर वाली प्रतिभूति मैं नहीं लूंगा। तो आरबीआई बोलता है चल तेरे को माफ़ किया, तू एसएलआर वाली प्रतिभूति ला के दे दे मेरे को, तू एसएलआर वाली प्रतिभूति मेरे को ला के दे दे, उसके बदले ही मैं तेरे को क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। अब आप थोड़ा इसको समझ गए होंगे। तो ये रहा रेपो रेट और एमएसएफ में अंतर। रेपो रेट क्या है, टू फिलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड ऑफ द बैंक, सेम काम यहाँ पे भी होता है, लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, रेपो रेट के दौरान आरबीआई पैसे देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, जबकि एमएसएफ के तहत पैसे देता है शेड्यूल बैंक को। और जो मेन अंतर वाला पॉइंट है वो क्या है, वो है बैंक आर नॉट अलाउड टू यूज द सिक्योरिटी दैट कम अंडर एसएलआर, ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि एमएसएफ के दौरान क्या होता है, बैंक आर अलाउड टू यूज द सिक्योरिटीज दैट कम अंडर एसएलआर, अभी हमने डिस्कस किया था वो यही पॉइंट है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो एसएलआर के दौरान
इसमें क्या कह रहा है कि जो SLR के तहत प्रतिभूति आती है वह रेपो के दौरान काम में नहीं ले सकता, लेकिन MSF के दौरान वो उनको काम में ले सकता है। अगर MSF को सही से समझे तो क्या है, इट इज फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द RBI टू हेल्प शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ओवरनाइट इफ इंटर बैंक लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राइज अप। और यह कब लाया गया था? 2011 में लाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? दोनों MSF और NDTL ये है बैंक से संबंधित। आंसर ए हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक आरक्षित आवश्यकता यानी कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट SRR, इसको आप SLR मत समझ लेना। SLR अलग है और SRR अलग है। तो समझते हैं। पहली बात तो SRR होता क्या है? SRR कुछ नहीं है, एक सिंपल सा टर्म है। इसमें क्या होता है, बैंकों के पास क्या होता है, जनता का पैसा होता है, जनता का पैसा है। और बैंक क्या चाहते हैं? बैंक चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्या दे, लोन दे, और उसको क्या मिल सके, ब्याज मिल सके और प्रॉफिट कमा सके, लोन दे अधिक से अधिक। लेकिन ये जनता का पैसा है, जनता कभी भी आ सकती है अपना पैसा मांगने। हालांकि पूरी जनता एक साथ तो नहीं आएगी, एक साथ जब आती है तो क्या हो जाता है, बैंक रन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग आएंगे पैसे लेने, तो कुछ पैसे तो बैंक के पास होने चाहिए इनको देने के लिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जितने भी पैसे लोगों ने जमा कराए हैं बैंक को, बैंक सारे के सारे आगे दे दे। तो जब लोग पैसे मांगने आएंगे बैंक के पास खुद के, तो बैंक देगा क्या? इसलिए RBI क्या लेके आया, सामुदायिक आरक्षित आवश्यकता SRR। इसके तहत क्या होता है, बैंकों को कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है। किसके लिए? जनता के लिए, जनता कभी पैसे मांगने आए। यानी कि जो सामुदायिक आरक्षित आवश्यकता है वो क्या है, तरलता प्रबंधन का एक साधन है। आप समझ गए होंगे। यहां पर क्या ऑप्शन दिया गया है, केंद्रीय बैंक को, या पहला ऑप्शन क्या है, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। इसका मतलब अभी हमने बोला वही है कि जनता जो पैसे जमा कराती है बैंकों के पास, अपना पैसा मांगने आई तो बैंकों के पास कुछ पैसे हो कि वह उनको लौटा सके। तो इसका पहला पॉइंट हो जाता है सही। दूसरा है, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। इसका ये मतलब नहीं है, जनता के पैसों को तरल सुरक्षित नहीं रखना है। अगर तरल व सुरक्षित रखना हो पैसा, तब तो बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? बैंक प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे। यह RBI कुछ परसेंटेज निर्धारित कर देता है कि इतने पैसे आपको रखने, सारा पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। एकदम बहुत ही वाहियात पॉइंट है ये, एलिमिनेट। चौथा है, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी वॉल्ट केस रखने को बाध्य करना। ऐसे वर्ड आप जो हार्ड स्टेटमेंट होते हैं उनको काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के डिस्कशन में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।